अगेन गुड मॉर्निंग क्लास। सो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कल हम लोगों का लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बट इसको आज हम थोड़ा स्लो मोशन में समझाएंगे, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। हाँ बोलो रिचा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी होती है लाइट की। जी हाँ बोलो। तो सुनो, वो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर उसमें कोई दिक्कत है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पूरी डिटेल आपको क्लास 12th में मिलेगी, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, यस जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इतना याद रखो, ठीक है। तो वैसे आज हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ समझते हैं, ठीक है। और बाकी के जो डिस्कशंस हैं अदर एक्स्ट्रा पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है, बता देंगे। तो देखो भैया, क्या होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सबसे पहले देखो, एक ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इमिशन की बात होती है। देखो किसी ब्लैक बॉडी को, जो कि हमने कहा था कि यहाँ पर आपको मान के चलना है, वो ब्लैक बॉडी जो भी हम कंसीडर करेंगे वो 100% रेडिएशन को क्या करेगी, इमिट करेगी। भाई वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में यही हमको पढ़ना है। और वो ब्लैक बॉडी 100% वाली ही होगी, मतलब उसको हम 100% मानेंगे कि ब्लैक बॉडी है, यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो ये हम अगर कंसीडर करके चलते हैं, तो वीन एक्चुअल में बताया क्या थे। तो इन्होंने बताया, ध्यान देना, सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद इनका लॉ क्लियर हो जाएगा। देखो एक सपोज दैट एक ब्लैक बॉडी हम कंसीडर करते हैं, वो किसी भी शेप की हो, जैसे मान लिए ब्लैक बॉडी है, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसको आपने क्या किया, एक्स्ट्रा टेम्परेचर बाहर से आपको आपने दिया। जब इस बॉडी का टेम्परेचर आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आफ्टर सम टाइम क्या करेगी ये बॉडी, रेडिएशन को स्टार्ट कर, मतलब रेडिएशन करना स्टार्ट करेगी। रेडिएशन इसमें स्टार्ट होगी, ये बाहर की तरफ जो वेव्स होंगी निकालना अपने आप स्टार्ट कर देगी। सिंपल सी बात है, जिस बॉडी को आप हीट कर रहे होगे, उस बॉडी, अब वो बॉडी क्या करेगी, कुछ समय बाद रेडिएशन स्टार्ट कर दी, मतलब इसमें से हीट एनर्जी को थोड़ा बाहर करना स्टार्ट करेगी। अब हमने बताया कि जो रेडिएशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है, मतलब इस बॉडी से जितने भी रेडिएशंस निकलेंगे, जरूरी नहीं कि उनकी वेवलेंथ सेम हो। जाहिर सी बात, कुछ हल्की होंगी, कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल होंगी, कुछ और ज्यादा पावरफुल होंगी, कुछ समझ लो हमको दिखेंगी भी नहीं। मतलब इनमें से जो रेडिएशन हम निकलते हुए देखेंगे, तो जो हमको एक्चुअल में विजिबल रेंज में दिखती हैं उनको हम देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती जो इंफ्रारेड रीजन में होती है, जिनको हम लोग नहीं देख पाते। तो सपोज दैट, माना जब इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा, रेडिएशन स्टार्ट हुआ, तो हमने कंसीडर किया, मान लेते हैं कि रेडिएशन 100 इसमें से निकले, ठीक है, 100 रेडिएशन निकले। तो इसमें ध्यान देना, 100 में से 80 रेडिएशन ऐसे होंगे जो हमको विजिबल रेंज में दिखेंगे, मतलब इनको हम एक्चुअल में, इनकी वजह से ही उस बॉडी का कलर हमको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो 80 रेडिएशन ये ऐसी होती हैं जिनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और इन्हीं वेव्स को हम लोग देख पाते हैं, जिसकी वजह से इस बॉडी का कलर हमको दिखाई देता है, जैसा भी होगा टेम्परेचर की वजह से। लेकिन 20 रेडिएशन ऐसी होती है जो इंफ्रारेड रीजन में होती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उन वेव्स को, जो 20 वेव्स हैं, 20 रेडिएशंस हैं, उनको हम लोग देख नहीं सकते, वो इनविजिबल रेंज में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। तो जिनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है वो कितनी है, 80 है, और जिनकी वेवलेंथ बहुत कम है वो 20 बचती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, वीन ने जो बताया, जो मैक्सिमम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होगी उनकी क्वांटिटी मैक्सिमम है, और जिनकी वेवलेंथ कम है उनकी क्वांटिटी देखो यहाँ पर कम है। तो वीन ने एक्चुअल में बताया कि जो लेमडा एम हम कंसीडर करने जा रहे हैं वो इनकी वेवलेंथ है, जो हमको विजिबल रेंज में दिखेंगी, इनकी वेवलेंथ को ही हम लोग लेमडा एम मानेंगे। और जिनकी रेडिएशन, मतलब जिनकी वेवलेंथ की वैल्यू कम है, उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी वेवलेंथ जो है हम नहीं मानेंगे। तो जो वीन ने डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ जिनकी मैक्सिमम वेवलेंथ थी, सिर्फ इनके बारे में बताया। क्या कहा कि टेम्परेचर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वीन ने ये बताया कि इनकी जो वेवलेंथ होती है लेमडा एम, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। या फिर ये कह दें कि लेमडा एम, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो इसके
टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हो तो 1/T बोल देना। ठीक है, ये वीन का लॉ था। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसी को बोलते हैं कि लेमडा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। मतलब किसी भी बॉडी से जितनी भी हीट रेडिएट करेगी, इससे एनर्जी जितनी बाहर निकलेगी वो वेव्स के फॉर्म में निकलेगी। वेव्स के फॉर्म में निकलेगी तो उनमें कुछ ऐसी वेव्स होंगी जिनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, तो उन जिनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वही हमको विजुअल रेंज में दिख रही है। अगर इनकी क्वांटिटी कम होती तो हमको वो कलर नहीं दिखाई देता, हमको फिर इनकी क्वांटिटी का कलर दिखाई देता है। लेकिन जिनकी वेव्स मैक्सिमम होगी मतलब उसकी वेवलेंथ भी मैक्सिमम आ जाएगी। तो लेमडा एम हम इनकी वेवलेंथ को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1/T के। मतलब आप टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे रेडिएशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, बट ध्यान देना लेमडा जो है मतलब जो वेवलेंथ होगी उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये किसने बताया? वीन ने बताया। इसी को बोलते हैं हम लोग वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेवलेंथ लेमडा एम। तो लेमडा एम आपको समझ में आया सभी को? क्या हमने बताया किसकी वेवलेंथ होती है? जो रेडिएशंस मैक्सिमम होती है, ठीक है, जो रेडिएशंस मैक्सिमम क्वांटिटी में होती हैं ये उनकी वेवलेंथ है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? 1/T के, टेम्परेचर के, टेम्परेचर के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेवलेंथ लेमडा एम करेस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। मतलब किसी भी ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी एमिट होती है इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। तब ये वीन ने बताया तो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की होती है। यहाँ हमने लिख भी दिया कि लेमडा मैक्स जो हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन सिंपल हम लिखे हैं इसको, यहाँ पर हमने लिख दिया। क्या होता है लेमडा मैक्स? नंबर ऑफ रेडिएशंस ऑफ दिस लेमडा इज मैक्स। इस रेडिएशन में जिन रेडिएशंस की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी हम उनकी वेवलेंथ को लेमडा मैक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आप हटाओगे तो 1/T में, ध्यान देना ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, यहाँ पर कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसको हम V बोलेंगे, और इसी को हम लोग वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू हमेशा सभी के लिए, सभी बॉडीज के लिए जो कि हम यहाँ पर आइडियली मान के चल रहे हैं कि वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी, ठीक है, उसके लिए हमेशा बी की वैल्यू यही रहने वाली 2.9 × 10⁻³ मीटर केल्विन। ये कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना। अब यहाँ पर ये टी देखो मल्टीप्लाई करके ये फाइनल फार्मूला बना। तो ध्यान देना एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि व्हेन एन आयरन पीस इज हीटेड, अगर कोई आयरन पीस ले लें उसको हम क्या करें, बहुत ज्यादा हीट करने लगे, तो जब हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसमें देखो कितने 3 कलर के कलर दिखाई देते। पहला देखो जब हम इनिशियली टेम्परेचर नहीं दे रहे होते डल रेड होता है, मान लिया वो फिलामेंट कैसा है, वो आयरन पीस कैसा है, एकदम डल रेड कलर का है। देन रेडिश येलो, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेडिश येलो हो जाता है, और फाइनली वो जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वो व्हाइट कलर में चेंज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डल रेड था इस समय जब हमको रेड कलर दिख रहा था एकदम डल, तो कहने का मतलब क्या, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते गए तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होती गई। क्यों? क्योंकि कलर चेंज हुआ, अब रेड से ये रेडिश येलो हो गया, मतलब इसकी वेवलेंथ डिक्रीज हुई, और फाइनली यहाँ पर जब व्हाइट हो गया मतलब इसकी वेवलेंथ बिल्कुल ही कम हो गई। तो कहने का मतलब टेम्परेचर के साथ जो लेमडा मैक्स की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। अब यहाँ पर आगे शॉर्टकट में लिखा है क्या, टेम्परेचर इंक्रीजिंग। अगर उस परफेक्ट ब्लैक बॉडी को टेम्परेचर मैक्सिमम देते हो, मतलब उसको बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो उसमें जो एनर्जी इमिट होगी, जो एनर्जी उससे बाहर निकलेगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब एनर्जी जो इमिट करेगी उस बॉडी से बाहर निकलेगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि टेम्परेचर मैक्सिमम हो। अब यहाँ पर स्मॉलर वेवलेंथ, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है, उस कलर की जो वेवलेंथ होगी, उस कलर की जो रेडिएशंस होंगी जो हमको दिखाई पड़ रहा था, उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। को याद रखना है। अब वीन्स लॉ का एक्चुअल में हम लोग यूज क्या करते हैं, हम क्यों पढ़ा, इसके बाद कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, तो यहाँ पर नोट करके हमने बताया है वीन्स लॉ कैन बी यूज टू एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून, सन एंड अदर स्टार्स। देखो हमारे यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं सबको हम कंसीडर करके चलेंगे कि वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ठीक है।
अगर वो ब्लैक बॉडी हैं तो ध्यान देना, उनके लिए बी की वैल्यू जो हमने कांस्टेंट एक वीन्स कांस्टेंट बताया है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। हर एक स्टार के लिए, हर एक जो है मून, या फिर ये कहें मून के लिए या फिर सन के लिए या फिर अदर स्टार जो भी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट, सब में अगर हम उसका टेम्परेचर निकालेंगे तो जाहिर सी बात हमको बी की वैल्यू यही यूज करना है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में कोई बहुत दूर स्टार प्रेजेंट है तो उसका टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर कैसे फाइंड करते हैं, देखो लेमडा की वैल्यू हमको चाहिए, बाकी बी की वैल्यू हमको पता ही 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ये तो यही पुट करना है। तो इस फार्मूले से हमको अदर मतलब मून है, सन है जो हमारा, और अदर स्टार सबका टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करोगे, देखो लेमडा एम की वैल्यू, भाई मान लिया किसी स्टार से जो है स्पेक्ट्रम आ रहा, भाई किसी स्टार से जो रेडिएशन निकलेगा वो हमारी अर्थ तक जब पहुंचता है, आवाज आ रही है सभी बच्चों को? ओके। जैसे मान लिया कोई स्टार है, अगर वो हमको टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है तो जाहिर सी बात उस स्टार से ऐसा तो है नहीं कि एक ही वेव आएगी, बहुत सारी वेव्स आ रही होंगी ना। लेकिन जिस कलर की एक्चुअल में हमको जो कलर बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होता है, जाहिर सी बात उस कलर की रेडिएशन जितनी होगी उनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो हमको सिंपल मैक्सिमम वेवलेंथ लेना है, तो उसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग मैक्सिमम वेवलेंथ उसकी अगर पता चल गई तो उठा करके इस फार्मूले में, भाई इसमें लेमडा एम की वैल्यू रख देंगे और यहाँ बी की वैल्यू दी है, तो उस स्टार का क्या करेंगे, टेम्परेचर हमको मिल जाएगा। तो जो मैक्सिमम कलर हम स्टार, जैसे मान लिया आसमान में देखते हो जो एकदम व्हाइट कलर का चमक रहा है, तो जाहिर सी बात उसकी वेवलेंथ जो व्हाइट कलर की होगी वो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, बस वही वेवलेंथ हमको चाहिए, इसमें पुट कर दें। में बहुत सारे स्टार्स हैं, सन है, मून है, इनका सबका टेम्परेचर मेजर करने के लिए वीन्स डिस्क का, अगर यहाँ पर इधर लेमडा दिखाए मतलब वेवलेंथ का एक्स, वेवलेंथ को एक्स एक्सिस पर ले लें, और इधर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उस बॉडी से एनर्जी उतनी ही ज्यादा बाहर निकलेगी। इसका मतलब जो रेडिएशन बढ़ते 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 एक पॉइंट पर मैक्सिमम होती, उसके बाद क्या कर कि जब टेम्परेचर और ज्यादा आप इंक्रीज करोगे तो जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज करती चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो कलर गायब होने लगता है, दूसरा कलर हमको विजिबल होने लगता है। तो ये लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री टेम्परेचर जब हम बढ़ाए हैं तो इनकी वैल्यूज यहाँ पर डिक्रीज की है। तो लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, ये तीन टेम्परेचर अलग अलग जो लिए उन पर वेवलेंथ है। ये किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ हमने बनाया, तो इसको याद रखना और बनाना अच्छी तरीके से। इसके बाद इसी लॉ से हमको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इसको भी डिस्कस हम लोग करेंगे, सेम इसी से रिलेटेड है। देखो वोल्ट और स्टीफन दोनों लोगों ने मिल के ये लॉ बनाया है। देखो सबसे पहले 1879 में स्टीफन ने अपनी थ्योरी रखी, उसके बाद 1884 में बोल्ट्जमैन ने इसी को बढ़ाया, मतलब स्टीफन की बात को इन्होंने सही कहा कि हाँ ये सिर्फ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ही लॉ एप्लीकेबल है। तो इन्होंने कहा क्या, सबसे पहले स्टीफन ने पता है क्या कहा, इन्होंने कहा जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी, ठीक है, तो उसमें जो रेडिएशन इमिट करेगा, मतलब जो रेडिएशन परफेक्ट ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट करेंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं टेम्परेचर की फोर्थ पावर की। मतलब कहने का ये हुआ कि जो एनर्जी रेडिएट होगी उस ब्लैक बॉडी से एनर्जी बाहर निकलेगी वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज दैट आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लिया हमने कहा कि ये एनर्जी है, जैसे ई लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, ये किसने बताया? स्टीफन ने बताया। तो भाई मानते हैं कि टेम्परेचर मान लेते हैं हम दोगुना कर दिए, टेम्परेचर कितना कर दिए? दोगुना। तो अब देखो ये एनर्जी जो रेडिएशन वाली एनर्जी है वो कितनी बढ़ेगी, देखो ई लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब इसकी पावर कितनी, 2 की पावर 4 कर दो तो कितनी हो जाएगी, 2 × 2 × 2 × 2 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। मतलब कहने का ये हुआ अगर टेम्परेचर आप दोगुना करते हो तो जो रेडिएटेड एनर्जी होगी कितनी, 16 गुनी बढ़ जाएगी। इतनी अजीब बात है। अगर यहाँ पर 3 गुना टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो कितनी, 81 टाइम एनर्जी, ये जो रेडिएटेड एनर्जी होगी वो 81 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। ये किसने बताया? सबसे पहले कब बताया?
1879 में। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया कि टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन, रेडिएटेड एनर्जी। जो एनर्जी रेडिएट हो रही होती है उस ब्लैक बॉडी से, उस एनर्जी का वो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर की फोर्थ पावर की। अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप लोग हटाओगे तो सबको पता है ये कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, सिग्मा। यहाँ पर ध्यान देना, हमने कांस्टेंट यहाँ पर लगाया है सिग्मा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ये सपोज इफ H यहाँ पर कैपिटल H हमने माना है रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। हमने माना कोई भी ब्लैक बॉडी है उसमें से जो हीट एक्चुअल में इमिट होकर बाहर निकल रही है, मतलब जो रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं उनकी रेट, निकलने की जो रेट है, कितनी तेजी से वो आखिरकार बाहर निकल रही है, तो उसको सपोज देते हमने माना कैपिटल H। ठीक है, ए तो आप समझ रहे हो, अगर कोई ब्लैक बॉडी ली हो तो उसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा, और सिग्मा आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ध्यान देना, स्टीफन की बात को ही बोल्ट्जमैन ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा हाँ ये स्टीफन का जो लॉ है ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी या फिर ब्लैक बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, ओनली ब्लैक बॉडी के लिए। ध्यान देना, तो इसीलिए बोल्ट्जमैन को भी साथ में ऐड किया गया, क्योंकि ये स्टीफन के लॉ को ही सहमति दिए, समझ लो कि हाँ इनके साथ ये खड़े हुए। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब हीट रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी H है तो H इज इक्वल टू, अगर हमको निकालना हो कितनी तेजी से एक्चुअल में हीट रेडिएट हो रही, तो H इज इक्वल टू E इंटू ए। भाई सरफेस एरिया A है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E की वैल्यू पीछे से कितना, सिग्मा T की पावर 4 ये रख देंगे, तो फाइनल जो रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी है उसकी वैल्यू कैसे, H इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4a, इससे आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी ब्लैक बॉडी हो, अगर सिग्मा की वैल्यू दी हो, टेम्परेचर उसका दिया हो, क्रॉस सेक्शन का एरिया मतलब जो भी एरिया हो, सरफेस एरिया वो दिया हो, बस वैल्यू पुट कर दो, आपको पता चल जाएगी कितनी रेट से वो रेडिएंट एनर्जी बाहर निकल रही है। अब यहाँ पर SI यूनिट ध्यान रखना, सिग्मा की वैल्यू हमेशा ये भी कांस्टेंट रहती है 5.67 इंटू 10 टू पावर -8 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट होती है, और इसको हम वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये SI यूनिट है। अब अगर इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको CGS यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ये कैलकुलेशन कर लेना। CGS में क्या होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस की अर्ग पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ये आपकी CGS यूनिट होती है। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन तो होता होगा ना, इसका डायमेंशनल फार्मूला तो निकाल लेना, डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेना। क्यों, क्योंकि इससे तो निकल जाएगा ना, जब आपके पास यूनिट है तो डायमेंशनल फार्मूला नहीं फाइंड कर पाओगे, दिखाना पड़ेगा, कर निकल लेंगे जाएगा सर। ना। अब नो तो वही चीज निकाल बताया, लेंगे। इतनी बार बताते चले आ रहे, ये तो कर लोगे, इसीलिए देखो थोड़ा नोट्स बहुत लॉन्ग हो रहे थे, बार बार वही चीज बताना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये कर लेना। फिर यहाँ पर ध्यान देना, अगर सपोज दैट एक ब्लैक बॉडी, जो ब्लैक बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं उसको हम ऐसे मीडियम में रखें जिससे मीडियम का भी कुछ टेम्परेचर हो। जैसे हमने क्या कहा, अगर ब्लैक बॉडी कोई कंसीडर कर रहे हो तो भाई ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्स में लेके जाओगे, अर्थ सरफेस पर ही रहोगे ना, तो कुछ ना कुछ अर्थ सरफेस मतलब जहां पर आप स्टडी या फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस ब्लैक बॉडी को रखे हो, तो उस मीडियम जहां पर रखे हो मीडियम का भी कुछ टेम्परेचर होगा, भाई एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कुछ ना कुछ होता है ना। तो इफ ब्लैक बॉडी इज आर इन क्लोजर एट अ टेम्परेचर T0, सपोज दैट माना जो ब्लैक बॉडी रखी है उसके अराउंड, इसके चारों तरफ टेम्परेचर कितना है, T0 है, और यहाँ पर ध्यान देना ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन T0, इस एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से क्या है, मतलब जहां पर ये रखी है, एटमोस्फेरिक हम एक्चुअल नहीं बोल सकते, जहां पर ये ब्लैक बॉडी रखोगे, ठीक है, उस मीडियम का टेम्परेचर कितना T0 है, और इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T ये ग्रेटर है किससे, T0 से। इस केस में एनर्जी रेडिएटेड कितनी हो जाएगी, अगर इस ब्लैक बॉडी की बात करें तो ये तो भाई एनर्जी रेडिएट करेगी, बाहर निकालेगी, तो इसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से सिग्मा A T टू द पावर 4, इसके लिए फार्मूला ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर अब ये भी बॉडी जो होगी, मतलब ये जो मीडियम होगा, मीडियम का टेम्परेचर होगा, ये भी क्या करेगा, ये भी एनर्जी इसको देगा, मतलब ये ब्लैक बॉडी जो होगी बाहर से टेम्परेचर जो इस पर एक्चुअल में अप्लाई हो रहा है वो भी तो कुछ एक्सेप्ट करेगी, कुछ है, ये बॉडी ब्लैक बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तो जो टेम्परेचर ये एब्जॉर्ब कर रही है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड सिग्मा A T0 टू द पावर 4, और यहाँ पर हमने बताया T इज ग्रेटर देन T0,
तो अगर नेट एनर्जी रेडिएटेड, अब यहाँ पर लॉजिक ये है, सपोज दैट मान लो ये एक पर्सन है, ये पर्सन एक्चुअल में इसके पास मान लेते हैं हम 100 रुपए हैं, कंसीडर करो ये इसके पास 100 रुपए हैं और बाहर से भी इसकी इनकम एक्स्ट्रा हो रही, मतलब इसको मान लिया 10 15 20 रुपए इसके पास और दिए जा रहे हैं। तो अब ये बताओ, ये भी बाहर बांट भी रहा, इसके पास आ भी रहा, तो कमी तो होगी। मान लिया ये 15 अगर बाहर से आ रहे हैं और 20 दे रहा है, बाहर वालों को ये 20 जो है दे के अपने पास जो पैसे हैं उसको कम कर रहा है और इधर से आ भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात एक्चुअल में कितना इसके पास कमी होगी कैसे निकालोगे, डिफरेंस ही तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेट एनर्जी जो होगी रेडिएटेड कितनी हो जाएगी, इसमें से ग्रेटर में से जो एनर्जी इसको मिल रही थी, जो एनर्जी ऑब्जर्व इसने की है, ऑब्जर्व की है, उस एनर्जी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका फाइनल स्टीफंस बोल्ट्जमैन रिलेशन आता है, इसी को फाइनल फार्मूला हम बोलते हैं। क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा ए, क्योंकि ये सिग्मा ए दोनों में कॉमन है, T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4, ये आपका फाइनल रिलेशन आएगा। ठीक है, यहां तक आपका लॉ ए एकदम प्रूफ होता है। इसके बाद सपोज दैट हम ये मान लेते हैं कि जो बॉडी ले रहे हो, इफ द ब्लैक बॉडी इज नॉट अ परफेक्ट, तो भैया अगर बॉडी, भाई देखो यूनिवर्सल ट्रूथ हम मान के चल रहे हैं कि हाँ परफेक्ट ब्लैक बॉडी कोई कंसीडरेशन है, होती नहीं है, इसीलिए ये फार्मूला बनाया गया कि अगर वो बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो कुछ ना कुछ उसकी इमिसिविटी, जिसे हम लोग एप्सिलॉन से पढ़ते हैं, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू उठा के, मतलब एप्सिलॉन को उठा करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट E इज इक्वल टू, कैपिटल E इज इक्वल टू कितना बना, एप्सिलॉन सिग्मा ए T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4, ये आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम जो है किए हैं, समझना ध्यान से। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन, आपको टेम्परेचर केल्विन में पता करना है। एट विच अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एनर्जी, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है वो एनर्जी रेडिएट करती है द रेट ऑफ 5.67 इंटू, यहाँ पर कितनी ये लिखा नहीं हमने, देखो अच्छा हाँ 5.67 यहाँ पर दिया है वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है 5.67। तो यहाँ पर हमने क्या किया, गिवन सिग्मा की वैल्यू आपकी दे रखी है 5.67 इंटू 10 टू द माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ये दिया है। जो जो दिया है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। E की वैल्यू दी है 5.67 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख लिए। अब इसको अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें, मीटर स्क्वायर में चेंज करना रहेगा ना। तो सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं, ये अपॉन में है भाई, कोई चीज अपॉन में जब होती है, जैसे लिखा है 1 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके लिखा है, तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 तो मान ही सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर किसके होता है, 1 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। और जब ये ऊपर ले जाओगे, मतलब ये 10 टू द पावर माइनस 4 ऊपर ले जाओगे, कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हमने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, SI में कन्वर्ट हो गया। ये हम कन्वर्ट क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर देखो वाट पर मीटर स्क्वायर SI में ही ये वैल्यू दी है, इसीलिए हमको SI सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सिग्मा और E की वैल्यू हमको जब पता है SI सिस्टम में, सीधे फार्मूला अकॉर्डिंग टू स्टीफंस बोल्ट्जमैन लॉ, ये जो है E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा T टू द पावर 4। अब यहाँ T टू द पावर इधर रखेंगे, सिग्मा को डिवाइड कर देंगे तो E अपॉन सिग्मा हो जाएगा। और जब T सिर्फ और सिर्फ हमको चाहिए T की वैल्यू, तो E अपॉन सिग्मा, इसकी होल पावर कितनी 1/4, ये हम लोग जानते हैं ना। अगर यहाँ पर मान लिया x स्क्वायर दिया है, इधर y, x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो ये हम लोग जानते हैं अगर x की वैल्यू चाहिए तो बराबर किसकी होता है, y की पावर 1/2 कर देते हैं, मतलब ये पावर डिवाइड में चली जाती है ऊपर। मतलब अगर इसकी पावर, भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ पावर होगी ना, अगर यहाँ पर हम कंसीडर कर लें x स्क्वायर इक्वल टू y की पावर 3, कोई भी पावर दी हो, तो हमेशा जिसकी वैल्यू निकालोगे वो पावर इसके इस सेकंड वाले के डिवाइड में, इसके पावर के डिवाइड में जाएगा, y की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, T टू द पावर 4 थी, ये कितना डिवाइड में चलेगी 1/4 पावर हो जाएगी E अपॉन सिग्मा। अब E की वैल्यू हमको रख देना है, जो यहाँ पर रखी है ये वाली E की वैल्यू निकाले ना, रख दिए।
फिर यहाँ पर 5.67 इंटू 10⁻⁸ सिग्मा की वैल्यू रख देना। 5.67 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये -8 पावर है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ये -8 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, पावर इसकी कितनी 1/4। अब 10⁴ और 10⁸ ये ऊपर जाएगी तो पावर एक ऐसी नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव है, तो 8 और 4 कितना हुआ 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। अब ये पावर में पावर जब होती है, हम लोग क्लास 9th में पढ़े, पावर में पावर अगर होती है तो क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 12 इंटू 1/4, अब 4 से इसको कैंसिल कर दिए, 4 1 जा 4 3 जा, तो टोटल 10⁻ कितनी आ जाती है 3, और 10⁻³ को हम लोग 1000 लिख सकते हैं। इट मीन्स इसकी यूनिट आएगी टेम्परेचर था। तो ध्यान देना कि टेम्परेचर हमारा कितना आ गया, 1000। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, इसके बाद 21 आज का इसके बाद अगला आपका टॉपिक जो इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल बच्चा लोग लगाते रहना, जहां पर दिक्कत हो पूछ लिया करो, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नहीं तो सिलेबस तो जानते हो अच्छा खासा है, ठीक है, कुछ चीजें हमको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसके बाद टॉपिक जो कि आपके जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको समझना है कि एक्चुअल में देखा होगा गर्मियों में, या फिर ऐसे ही समझ लो कभी भी किसी भी टेम्परेचर का, सर्दी कुछ भी हो, ठीक है, ध्यान देना रात के समय कभी फील किए हो कि रात के समय जो एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर होता है थोड़ा गर्म सा लगता है। मतलब अगर हम गर्मियों की बात करें तो उस समय तो बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगता है, लगेगा कि जो अर्थ है, अर्थ से बहुत भाप जैसी निकल रही है और हमको हीट कर रही है, हमको वार्म कर रही है, ऐसा फील होता है कि नहीं? यस सर। है ना। और ज्यादा अगर फील करना चाहते हो तो पेड़ के नीचे चले जाओ, कोई भी पेड़ के नीचे अगर जाओगे तो जो बड़े से बड़ा पेड़ हो, तो ध्यान देना हाँ एट नाइट टाइम देखे हो ना, जब रात का थोड़ा समय होता तो लगेगा पेड़ के नीचे बहुत ज्यादा गर्म लग रहा, हमको वार्म टाइप का फील होगा, फील होता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग समझेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट में। देखो सिंपल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये यही बताता है कि हमको एट अ नाइट, ध्यान देना, दिस इज द फिनोमिना विच कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट। ये ऐसा फिनोमिना है जो अर्थ के सरफेस को नाइट के समय क्या करता है, वार्म रखता है। तो ग्रीन हाउस कैसे वार्म रखता है ये हमको इसमें समझना है। तो सपोज दैट ये समझो आपका डायग्राम से हमने समझाया है, ये डायग्राम बना है, ये अर्थ सरफेस है, नीचे का अर्थ सरफेस है, लिख दिया है हमने अर्थ सरफेस, ये जो बना है नीचे, ठीक है। ये सोलर एनर्जी, मतलब इधर से सूर्य की किरणें, मतलब सोलर एनर्जी यहाँ से फॉल हो रही अर्थ सरफेस पर, ये सीधे आएगी अर्थ सरफेस पर, ये गिरती हुई दिख रही, दिखाई पड़ रही कि नहीं, ये सीधे आ रही रेडिएशन, यहाँ पर वेव्स आके गिरेंगी, दिख रही ना? यस सर दिख रही आप है। ध्यान देना भाई, एटमॉस्फेयर में आप लोग समझते हो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें होती हैं, जिससे हम एटमॉस्फेयर में जहां तक हम लोग रह रहे हैं, जितना हमको एक्चुअल में विजिबल हो पा रहा, ये एटमॉस्फेयर ही तो बाहर होता है। हम तो अर्थ सरफेस पर रहते हैं, तो ये बाहर का क्या होता है, यहाँ तक ये एटमॉस्फेयर। सपोज दैट ये एटमॉस्फेयर की एक लेयर मान लेते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है, गैसें तो बहुत होती, लेकिन हमसे थोड़ी डिस्टेंस की ऊंचाई पर हम मानते हैं कि जो गैसेस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस यहाँ पर लाई कर रही है सरफेस पर। ये कौन सा है, एटमॉस्फेरिक एक एटमॉस्फेयर का एक, समझ लो एक लेयर हम मान रहे हैं, ठीक है। ये बादल इसके नीचे होते हैं, ये बादल जो है इधर दिखाई दे, क्लाउड हमने बना दिया है। ये एक्चुअल में हीट क्यों यहाँ पर होती है, इस एटमॉस्फेयर में हीट कैसे रहती है नाइट टाइम में, वो हमको समझना है। तो ध्यान देना, ये हमने ब्रैकेट में इधर भी बादल टाइप का बनाया, लिख दिया है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड रेज। ध्यान देना, जो ये रेडिएशन ऊपर से फॉल हो रहे हैं, तो ये क्या करती हैं भाई, हीट थोड़ा बहुत, जब यहाँ से एनर्जी आ रही है, हीट एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी यहाँ से फॉल हो रही, तो जाहिर सी बात अर्थ कहीं ना कहीं इस टेम्परेचर को, अर्थ को ही झेलना है, मतलब ये टेम्परेचर अर्थ के, जो अर्थ का सरफेस होता है इसके अंदर इंटर करेगा। लेकिन अर्थ क्या करती है, इसी टेम्परेचर को इंटर करने के बाद भाई दिन में तो ये अपने में एब्जॉर्ब करती रहेगी, तो एब्जॉर्ब करती रहेगी, अपने में एब्जॉर्ब कर लेगी, जितनी भी हीट आएगी सबको एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन एट अ नाइट टाइम ऐसा क्यों होता है, ध्यान देना, एब्जॉर्ब क्यों करती है, क्योंकि अब बाहर का एटमॉस्फेयर की जो ये टेम्परेचर रहेगा ये ग्रेटर होगा किससे, अर्थ से। क्यों, क्योंकि यहाँ से सोलर एनर्जी लगातार आ रही है,
तो इसलिए ये तो अभी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाई टू लो टेम्परेचर हमेशा किधर मूव करता है, हाई टू लो। तो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है, ग्रेटर है, हाई टेम्परेचर। तो इससे जितनी रेडिएशन वाली एनर्जी होगी वो अर्थ अभी तो एब्जॉर्ब कर लेगी एट अ डे टाइम, दिन के समय। लेकिन यही एनर्जी जब मान लिया एक नाइट हो गई, मतलब यहाँ से रेडिएशन खत्म, तो क्या होती है, अब अर्थ अपना काम स्टार्ट कर देगी। जितनी भी रेडिएशन होंगी अब अर्थ अपना प्रोड्यूस करेगी भाई, अपनी गर्मी को क्या करेगी, अब ये ठंडा एटमोस्फेयर हो जाएगा और इसका टेम्परेचर अर्थ का क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो अब ये रेडिएशन स्टार्ट करेगी, कुछ वेव्स होंगी उनको बाहर निकालना स्टार्ट। ठीक है, जब ये अर्थ वेव्स निकालती है, ये रेडिएशन निकालती है, तो ऊपर की तरफ देखो तिरछी, तो ये दिखाया है हमने। ठीक है, अब ध्यान देना, ये एटमॉस्फेयर में भाई गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो रेडिएशन अर्थ प्रोड्यूस करती है यहाँ से, ये एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल से टकराकर फिर से रिफ्लेक्ट होती है, ये कहीं जाती नहीं है बाहर, ये फिर से रिफ्लेक्ट होकर अर्थ सरफेस की ही तरफ आती है। और ये हमारा क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर है। तो ध्यान देना, ये जब रिफ्लेक्शन होता है यहाँ से, इस हीट एनर्जी का जो अर्थ सरफेस रेडिएट कर रहा है, ये एनर्जी जब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी तो फिर से इस एटमॉस्फेयर में आएगी। तो जब इस एटमॉस्फेयर में आएगी, ये लगातार बैक होना, यहाँ से जाना, बैक होना, जाना, बैक होना, ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से हीट यहाँ पर प्रेजेंट रहती। और हमको क्या दिखता है कि ये एटमॉस्फेयर जहां पर हम लोग रहते हैं, ये गर्म महसूस का फील कराता है। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। ओके, अब ध्यान देना एक चीज और, यहाँ पर हमने साइड में लिखा है इंफ्रारेड वेव्स रेडिएटेड बाय अर्थ। देखो ध्यान से, अर्थ से जो रेडिएशंस निकलेंगे ये इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, मतलब हमको विजिबल नहीं होने वाली, ये नहीं दिखोगे, हाँ ये है, इंसान तो नहीं देख पाएगा। अगर आप स्नेक की बात करते हो, जो सांप है, सर्प, देखे हो कि नहीं, बढ़िया सा एकदम भूतों जैसा दिखता है सांप, देखे हो कि नहीं, नहीं, काला काला, वो देख सकता है। वो इंफ्रा जो अर्थ रेडिएशन करेगी ना, उनको सांप जो है वो अच्छी तरीके से स्नेक देख सकता है, बट हम लोग नहीं देख सकते। ऐसा होता है, उनकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है, आंखों की जो विजिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ऐसा बताया गया, साइंटिफिक प्रूफ है, बायोलॉजी में बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बायोलॉजिकल, या फिर नहीं बताए हैं तो पूछ लेना सर से, क्योंकि उनकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है। सांप जो होता है इंफ्रारेड वेव्स को जो अर्थ रेडिएशन करेगी ना ऊपर की तरफ, इनको सांप देख लेता है, उनकी विजिबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए हम बता दें, बाकी इसका कोई और नहीं, प्रूफ अगर चाहते हो तो बायो में अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, बोलो भाई, आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, जो एक लास्ट बचा है। सर कल कराइएगा, सब एक ही दिन बता देंगे तो फिर समझना भी तो है। नहीं समझना है कहाँ, ये न्यूमेरिकल देखो एक बचा है बस, बता दीजिए सर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल क्लियर है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर आपका कल से स्टार्ट करेंगे, नया थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल क्या है, सिंपल है, आईआईटी का है, ये आईआईटी का है आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से करना, सिंपल है। कह रहा है इफ अ बॉडी इज हीटेड फ्रॉम, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर इनिशियली मान लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको क्या करते हैं, हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, बाहर से हीट देंगे तो जाहिर सी बात टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ के कितना होगा, देखो 927 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 27 से इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा दिए, 927 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा देन ऑफ देयर एनर्जीज ऑफ रेडिएशन, मतलब इन्होंने बताया है कि जो एनर्जीज का रेशियो होगा, रेडिएशन जो रेडिएशन एनर्जी करेगी, तो एक्चुअली उनका रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये हम लोग जानते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, पीछे पढ़ चुकी हूँ। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, T1 टेम्परेचर अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, अलग भी कर सकते हो, हमने तो डायरेक्ट फार्मूले में ही कर दिया है। देखो अगर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ है, तो यहाँ पर हम इसको देखो, E1 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट कोई भी अपनी तरफ से ले आओ, K T⁴, या फिर यहाँ पर मानेंगे T1 और T⁴ हो जाएगी। फिर E2 के लिए बनाओगे तो E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K T⁴ हो जाएगा। अगर इनको आपस में क्या करोगे, डिवाइड, तो K कट जाएगा, तो E1 अपॉन में कितना बचेगा, E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन में T2, इसकी पावर हो जाएगी 4। तो ये फार्मूला हमारा बनेगा, वही हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा भी है। क्लियर है कि नहीं, अगर इतना क्लियर है तो T1 टेम्परेचर कितना है 27, और अगर केल्विन में चेंज करना होता है तो आप लोग अच्छी तरीके जानते हो हमको क्या करना रहता है, 273 से
मतलब 73 को इसमें ऐड कर देना है। तो T1 में भी हम 273 देखो ऐड किए हैं और T2 में भी हम ऐड किए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 300 ऊपर, नीचे हो जाएगा 1200। तो ये कट किए हैं 3 1 जा, देखो पहले 0 0 कैंसिल कर दिए, 3 1 जा 3 4 जा, ये साइड में जो 4 लिखा है ये 412 मत समझ लेना। जब 12 को हम कट किए हैं तो ये 4 आया है, 3 1 जा 3 4 जा, इसकी होल पावर कितनी है 4। अब E1 अपॉन E2 इक्वल टू कितना भाई, यहाँ पर ध्यान देना 1 अपॉन 4 अंदर बचेगा ना, इसकी पावर 4 है तो 1/4 टू द पावर 4, तो 1 अपॉन 256, मतलब 4 की पावर 4 कहने का मतलब समझते हो, 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना रहेगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 इंटू 4 आ जाता है 256। तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 अपॉन 256। ये E1 अपॉन E2 की वैल्यू है। अब रेशियो में कन्वर्ट कर दो, E1 रेशियो E2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/256। ये आपका फाइनल आंसर, मतलब जो एनर्जी रेडिएट होगी उन एनर्जीज का रेशियो 1/256 आएगा। बोलो भाई इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। Yes, sir. तो एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों का जो वर्क है, एक और वर्क हम दे रहे हैं जो आपको करना है। सबसे पहले जितने आप इंफ्रारेड वेव्स के बारे में कलेक्ट कर सकते हो उतनी इंफॉर्मेशन आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे और आपको आपके दिमाग में रखना है। ये नहीं, इंफ्रारेड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो 11th क्लास में ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी 12th क्लास में पूरा चैप्टर है, वहां अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो एक Okay, ये sir. चैप्टर आपका 11 चल रहा है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा है। अच्छा, तो इसमें जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम बताए थे ना, जल्दी से अगर क्वेश्चन नोट करना चाहते हो तो क्वेश्चन भैया नोट कर लो। ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं, इनको नोट कर लो। फोटो भेज दें? यस सर। तो इसमें Yes, हम बता sir. रहे हैं, वीडियो में समझ लो, 41 आपको करना है, 42 करना है और यहाँ पर 43 करना है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन Okay, तीनों sir. क्वेश्चन जो है हम तीनों क्वेश्चन हम अभी ठीक है सर। सेंड कर देंगे, ठीक है। और ध्यान देना Okay. इसमें जैसे अपने Okay, sir. तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ओके ओके क्लास, थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम अच्छा, वेलकम वेलकम अच्छा। सर कह रहे हैं सर ओके हाँ बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जो सर परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ में फॉर्मूला है सर F अपॉन A इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू 100, सर उसका रिलेशन हाँ सर हाँ। एक बार थोड़ा बता दीजिए सर। किसका बताए हो, एक मिनट सुनो, अभी पर्सनल हम कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात हो रही है, ठीक है। मैसेज करो हमको तुरंत ओके मैसेज सर। करो। ओके बच्चा, इसमें रिकॉर्डिंग ओके बच्चा, थैंक बाय यू क्लास, वेलकम बच्चा, सर। सर वेलकम बच्चा।